बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पेपर में बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है। टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम जो है वो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो है वो कंजर्व रहना चाहिए, मतलब सेम रहना चाहिए। कंजर्व का मतलब है कि एक जैसा रहना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। इसको हम बुक से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो जी है द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज अ सिस्टम। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज सिस्टम। अब यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है फिजिक्स में कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। मीन्स अगर मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ तो प्रैक्टिकल एग्जांपल इस तरह से होगी कि अगर आप किसी स्कूल में जाते हो, ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो आप पढ़ने के लिए या जॉब के लिए अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे पूरे के पूरा जो स्टाफ है वो मिलकर एक सिस्टम बनाता है, ठीक है। वहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं हम करते। वहाँ पे हम बात करते हैं कि ये मैनेजर है। अगर किसी होटल की बात कर रहे हैं तो मैनेजर है, फिर हमारे पास वेटर्स हैं, फिर जो होटल का मालिक है वो सारे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और मिलकर जो है वो हम उसको एक सिस्टम कहते हैं। इसी तरह स्कूल का भी एक सिस्टम होता है। तो फिजिक्स में उन्होंने क्या कहा है, क्या कहा हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जब आपस में मिल जाते हैं तो मिलकर वो एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहें, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है जी। सिस्टम के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पे मैंने एक जो है वो अपनी तरफ से एक कंटेनर बनाया, ठीक है। कंटेनर के अंदर जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं एक गैस के, ठीक है, जो फ्रीली मूव कर रहे हैं। वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपस में कोलाइड करेंगे और कंटेनर की जो इनर वॉल्स हैं उनके साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है। ये एक मैंने कंटेनर लिया है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अगर इस पूरे सिस्टम को, ये एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम का मैंने क्या बताया था कि डिफरेंट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो जाना, ठीक है, चाहे वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो या सेम ऑब्जेक्ट्स हो, उनका कलेक्शन जो है वो एक सिस्टम बनाता है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स एक जगह पे मौजूद है, तो वो एक सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ये एक सिस्टम पैक है ना, ठीक है। अगर इसके ऊपर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो इट मीन्स कि ये वाला सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। अगर एक सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो इट मीन्स वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में शॉर्ट वाइज पूछा जाए कि व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, तो आपने कहना है अ सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये एक सेपरेट डेफिनेशन बन सकती है और सिस्टम की डेफिनेशन भी एक सेपरेट बन सकती है। व्हाट इज सिस्टम, यू हैव टू सेट दैट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सिस्टम, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या सेम ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो है वो सिस्टम बनाता है, और अगर सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा हमारे पास। एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल में हमने क्या करना है, वी हैव टू टेक टू आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है। दो हमने बॉल्स लेनी है, ठीक है। एक का मैस जो होगा m1 होगा और दूसरी को डिफरेंशिएट करने के लिए हम m2 कह लेंगे, ठीक है। दो हमने यहाँ पे बॉल्स ली हैं, एक का मैस m1 हो गया, दूसरी का मैस m2 हो गया, ठीक है। अब दो बॉल्स हैं तो वो किसी स्पीड के साथ मूव कर रही हैं, ठीक है। तो उसकी पहले वाली बॉल की स्पीड लेट से v1 होगी और दूसरे वाले की स्पीड हमारे पास क्या होगी, v2, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं, दोबारा फिर सुन लें। दो बॉल्स हमने ली हैं, उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लेते हैं तो उसका कोई ना कोई मैस होता है, ठीक है। किसी भी बॉडी का मैस जीरो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट वाली का मैस m1 हो गया, सेकंड वाली का m2 जी। v1 स्पीड के साथ ये बॉल मूव कर रही है और v2 स्पीड के साथ ये वाली बॉल जो है वो मूव कर रही है, और ये दोनों की दोनों बॉल्स जो हैं वो
सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट है या राइट है, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंसीडर टू बॉल्स, ठीक है, और उनका मैसेज क्या है M1 और M2, और वेलोसिटी क्या है V1 एंड V2 ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जो है वो हमारी बॉल्स जो है वो मूव कर रही हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम कंसीडर अगर करें, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि जो पहली वाली बॉल है उसकी स्पीड V1 वाली, ठीक है, V1 स्पीड जो है वो अगर ज़्यादा है, ठीक है, इफ़ V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है। एग्जाम्पल ये आप प्रैक्टिकली कंसीडर करें कि दो बॉल्स हैं, वो एक ही डायरेक्शन में जो है वो जा रही हैं, V2 आगे है, V1 उसके पीछे पीछे जा रही है। लेकिन अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास V1 की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो गई है, V2 की कम है, तो जो बॉल ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है फिर वो एक पॉइंट पे जाके दूसरी बॉल को हिट करेगी, ठीक है, मतलब वो दोनों बॉल्स एक पॉइंट पे आके कुलाइड कर जाएंगी, ठीक है, कुलियन कर जाएंगी ड्यू टू ग्रेटर स्पीड ऑफ V1 बॉल। जी, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों बॉल्स जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़ गई हैं, मतलब वो एक दूसरे के साथ कुलाइड कर चुकी हैं। कुलियन किस वजह से हुई है? ड्यू टू ग्रेटर स्पीड ऑफ बॉल ऑफ मैस M1, ठीक है। फर्स्ट वाली जो बॉल थी उसका मैस इसका M1 था, उसकी स्पीड जो थी वो ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसने एक पॉइंट पे जाके दूसरी वाली बॉल को हिट किया, और हिट करने पे वो दोनों कुलाइड कर गई, ठीक है। अब जब वो कुलाइड कर गई है तो ये हमारे पास क्या है? पॉइंट ऑफ कुलियन है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ कुलियन, ठीक है। इस पॉइंट पे आके जो है वो बॉल्स जो है वो कुलाइड करेंगी। अब इस पॉइंट पे वो कुलाइड कर गई थी, और कुलाइड करने के बाद जो है वो फिर वो आफ्टर कुलियन वाली उनकी पोजीशन जो है वो ये हो गई है। अब कुलियन करने के बाद जो है वो फिर से वो ट्रेवल करने लग जाएंगी एक ही लाइन के अंदर, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। इसने इसको कुलाइड किया, इसके साथ जाके हिट हुई, और हिट होने के बाद जो है वो फिर वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करने लग गई हैं। पहले इनकी वेलोसिटीज़ थी V1 और V2। अब हमारे पास जो इनकी वेलोसिटीज़ हैं वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिफोर और आफ्टर कुलियन वाले पॉइंट को हम V1 प्राइम और V2 प्राइम कह लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको भी V1 और V2 ही रहने दें तो हमारे पास हमें फ़र्क पता नहीं चलेगा कि कुलियन से पहले वाली भी V1 थी, बाद वाली भी V2 है, V1 और V2 है, तो फिर हम जब उसका मोमेंटम निकालेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए V1 प्राइम और V2 प्राइम कह रहे हैं। और ये वो पॉइंट है जब बॉल्स कोलाइड करके दोबारा से मूव कर रही हैं, मीन्स दिस इज पॉइंट ऑफ आफ्टर कुलियन, ठीक है, ये आफ्टर कुलियन वाला पॉइंट है हमारे पास। तो ठीक है, यहाँ पे अब हम मोमेंटम निकालेंगे कि मोमेंटम सिस्टम का बिफोर कुलियन क्या था और आफ्टर कुलियन क्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन, जब बॉल्स कोलाइड नहीं हुई थी वो उनका मैस M1 और M2 था और वेलोसिटी V1 और V2 थी, तब उनका मोमेंटम क्या था? मोमेंटम का अगर आप सिंपली देखें फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू M एंड V। किसी भी बॉडी का अगर मैस और वेलोसिटी है तो वो हमारे पास मोमेंटम प्रोसेस करता है, और मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो यहाँ पे जो दो बॉल्स की हम बात करें उनका मैस भी है और वेलोसिटी भी है। अब जब वो कुलियन से पहले उनका मैस क्या था? M1 था, और वेलोसिटी थी V1 फर्स्ट बॉल की, और इसी तरह जो सेकंड बॉल थी उसका मैस M2 था और उसकी वेलोसिटी क्या थी? V2। तो ये टोटल मोमेंटम हो गया कुलियन से पहले वाला। अब हम टोटल मोमेंटम निकालेंगे आफ्टर कुलियन, कि जब वो कुलाइड कर गई उसके बाद उनका मोमेंटम क्या हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। अच्छा जी, जो भी कुलियन से पहले हो या कुलियन के बाद हो, किसी भी सिस्टम में जब हम बात करें तो बॉडी का मैस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। मैस जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, अनचेंजेबल रहता है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल मोमेंटम की बात करें कि जब वो कोलाइड कर गई थी बॉल्स, उसके बाद उनका मैस क्या था? मैस उनका M1 और M2 ही रहा था, लेकिन उनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई थी। तो मैस M1 था और कुलियन के बाद वेलोसिटी को हमने V1 प्राइम कह दिया था।
दूसरी बॉल का मास m2 ही था, लेकिन कुलियन के बाद वाली वेलोसिटी को हमने v2 प्राइम कह दिया था। तो दिस इज मोमेंटम बिफोर कुलियन एंड दिस इज मोमेंटम आफ्टर कुलियन। अब हम दोनों को कर लेते हैं जी कंपेयर। टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन is equal to total momentum आफ्टर कुलियन। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी तो इनको मैं टेस्ट में भी हर बार ये क्वेश्चन लाजमी देती थी, और जब उनके एग्जाम्स हुए तो ये पेपर में भी उनको क्वेश्चन आया था एंड दे वर सेइंग दैट मैम ये तो हमें पेपर में भी आ गया। तो उनको जो था ये बहुत अच्छी तरह से समझ लिया ताकि पेपर में उनके लिए आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए जी, टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। बिफोर कुलियन क्या है जी, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। तो मोमेंटम जो है वो अनचेंजेबल रहा है। अब आप ये ना सोचे कि v1 के ऊपर प्राइम है, यहाँ v2 के ऊपर प्राइम है, यहाँ पे तो प्राइम नहीं है तो मोमेंटम चेंज हो गया। नहीं जी, मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे हमने सिर्फ ये इसकी वेलोसिटी को इसकी वेलोसिटी से फ़र्क करने के लिए कि कंडीशन का फ़र्क रहे कि कुलियन से पहले वाला मोमेंटम कौन सा था और बाद वाला मोमेंटम कौन सा था, इसलिए हमने यहाँ पे प्राइम प्राइम यूज़ किया हुआ है। वैसे मोमेंटम जो है वो इसका अनचेंजेबल रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम जो है वो बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है। कांस्टेंट का मतलब भी एक जैसा रहना है और कंजर्व का मतलब भी एक जैसा रहना ही होता है। जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस किया, और होपफुली इसकी आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को जब मैं समझाती थी तो उनको बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक की समझ आ जाती थी, और ये पेपर में भी उनको आया हुआ है। तो आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे और उसकी फर्दर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।